जब नदी हिमालय से निकलती है, हिमालय को चीरते हुए निकलती है, वो कभी नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है और समुद्र तक पहुंच जाती है। वैसे भी आप लोगों का ये मत देखिए कि वैकेंसी कितनी है, आपको लगातार प्रयास करना है, मेहनत करना है, उसमें एक वैकेंसी आपके नाम की होनी चाहिए। इस टारगेट के साथ आपको तैयारी करना है। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी, गंगा नदी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। भारत की सबसे पवित्र नदी, पूछा जाएगा कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी की दर्जा कब दिया गया। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा नदी को दिया गया। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली पहली नदी है। स्वतः स्वच्छ होने का कारण है बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करता है। हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करता है। हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करता है, यानी बैक्टीरिया को खत्म करता है। आप गंगा नदी जब स्नान करने जाते हैं तो बोतलों में जल भर करके लाते हैं, उसको रख देते हैं साल 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। उसका कारण होता है बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है जो हानिकारक वायरस बैक्टीरिया को खत्म करता है। गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है, गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है, गंगा डॉल्फिन, उसको राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश 2 देशों में बहती है। भारत और बांग्लादेश 2 देशों में गंगा नदी बहती है। गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख हिमानी, गंगोत्री हिमानी से निकलती है और उसके बाद उत्तर प्रदेश होते हुए, अब देखना जो गंगा नदी है किन राज्यों में बहती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से होकर के बांग्लादेश में चली जाती है। 3900 मीटर की ऊंचाई पर गंगोत्री हिमानी उत्तराखंड से निकलने वाली नदी है। गोमुख हिमानी, हिमानी का मतलब होता है ग्लेशियर, उसी ग्लेशियर से निकलती है। और जब वो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है तो उसका नाम गंगा नहीं होता है, उसका नाम भागीरथी होता है। गंगा नदी 2 नदियों के संगम से मिल करके देवप्रयाग में गंगा नाम से जानी जाती है। गंगा नदी, भागीरथी और अलकनंदा मिल करके देवप्रयाग में गंगा नदी बनाती है। तो हम आगे अब जानेंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कैसे कैसे किन राज्यों से होकर के, किन जिलों से होकर के गुजरते जाती है। बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। तो हम पढ़ेंगे बेहतर तरीके से और ताकि याद भी होता रहे, क्योंकि मैप के तरीके से राज्यों को दर्शाते जाएंगे, वैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे। पढ़ना है, नोट भी करना है पॉइंट, क्योंकि पेपर में पूछे जाएंगे प्रश्न, तो उसको हमको लिखते रहना है। अब हम पढ़ेंगे कि गंगा नदी निकलती कहाँ से। गंगोत्री हिमानी, उत्तराखंड के गोमुख हिमानी से गंगा नदी निकलती है। तो अब हम पहले जानेंगे, ये गंगोत्री हिमानी है। गंगोत्री
हिमानी। उसके बाद हम जानेंगे आगे शतोपंथ हिमानी। शतोपंथ हिमानी से निकलती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी निकलती है, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी निकलती है शतोपंथ हिमानी से, जो उत्तराखंड में पड़ता है, और गंगा नदी निकलती है गंगोत्री हिमानी, जिसे हम गोमुख हिमानी के नाम से जानते हैं। अब जब गंगा नदी निकलती है तो गंगा का नाम गंगा नहीं होता है गोमुख हिमानी में, भागीरथी नाम से, भागीरथी नाम से जानते हैं। अब यहां से आकर के भागीरथी नदी निकलती है और अलकनंदा नदी, दोनों नदियां मिल करके देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। अब देखिएगा, शतोपंथ हिमानी से अलकनंदा निकलती है, गंगोत्री हिमानी से भागीरथी निकलती है, और देवप्रयाग में दोनों नदियां मिल जाती हैं, जिसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। भैया गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ पड़ा? तो देवप्रयाग में गंगा का नाम गंगा पड़ा। भागीरथी नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है, शतोपंथ हिमानी से अलकनंदा निकलती है। अब देखो क्वेश्चन और एक बनता है कि जो अलकनंदा नदी है किस मंदिर के तट पर है, यानी कौन सा मंदिर पड़ता है? तो बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर जो है अलकनंदा नदी के तट पर पड़ता है। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा के तट पर पड़ता है। अब अलकनंदा में छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती हैं और उत्तराखंड में प्रयाग बनाती हैं। अब देखना कौन कौन से प्रयाग बनेंगे। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी के साथ मिलेगी तो देवप्रयाग बनाएगी। भागीरथी प्लस अलकनंदा, दोनों नदियों के संगम को हम कहेंगे देवप्रयाग। पूछा जाए बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? तो अलकनंदा नदी के तट पर है। और अगर पूछा जाए केदारनाथ मंदिर जो है वो किस नदी के तट पर है? तो अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ है। और उसके बाद देखना जो भागीरथी नदी है वो निकलती है गंगोत्री हिमानी से। गंगोत्री हिमानी से भागीरथी निकलती है, देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के गंगा बना देती हैं। यानी गंगा को गंगा नाम से कहाँ जाना जाता है? तो देवप्रयाग में। अब मंदाकिनी नदी जो है, मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा मंदिर है? तो केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर है। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर है। अब देखना कि कितने संगम बनते हैं, सभी उत्तराखंड में बनते हैं। अगर भागीरथी अलकनंदा के साथ मिलेगी तो देवप्रयाग बनाएगी। उसके बाद मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनाती है। रुद्रप्रयाग पूछा जाएगा रुद्रप्रयाग किन दो नदियों का संगम है? तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम जो है देवप्रयाग कहलाता है। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा का जो संगम है रुद्रप्रयाग कहलाता है। अगर पिंडार नदी मिलेगी, पिंडार नदी अलकनंदा के साथ मिलेगी, अलकनंदा के साथ पिंडार। उसके बाद धौली गंगा मिलती है, धौली गंगा मिलती है अलकनंदा। अब देखना एक नंदाकिनी नदी है, नंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा। सभी में अलकनंदा ही कॉमन है। सारी नदियां छोटी छोटी नदियां आकर के अलकनंदा में मिलती जाती हैं और प्रयाग बनाती जाती हैं। तो देखना जो पिंडार नदी अलकनंदा के साथ मिलेगी तो कर्णप्रयाग बनाएगी। कर्णप्रयाग में कौन सी नदियों का संगम है? पिंडार और अलकनंदा का। धौली गंगा अगर अलकनंदा के साथ मिलेगी तो क्या बनाएगी? विष्णुप्रयाग।
प्रयाग। नंदाकिनी नदी अगर अलकनंदा के साथ मिलेगी तो नंद प्रयाग बनाएगी। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। और गंगा यमुना सरस्वती इलाहाबाद प्रयागराज में मिलती हैं तो उसे हम संगम नाम से जानते हैं। अब देखना कि गंगा नाम कहाँ पड़ा? तो देवप्रयाग में पड़ा। अब देखना धीरे धीरे करके गंगा आएगी हरिद्वार में। हरिद्वार में गंगा जब पहुंचती है तो पूछा जाता है कि गंगा मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? तो हरिद्वार से। अब थोड़ा सा इसमें देखिएगा, देवप्रयाग के बाद जैसे ही गंगा नदी बहती है हरिद्वार, हरिद्वार जब आता है तो गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। यानी मैदानी भाग में अगर पूछा जाए गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है तो हरिद्वार से। अब अगला एक और देख लेना थोड़ा सा कि एक पड़ता है यमुनोत्री हिमानी। यमुनोत्री हिमानी, हिमानी का मतलब होता है ग्लेशियर। हिमानी का मतलब होता है ग्लेशियर। यमुनोत्री हिमानी से निकलती है यमुना नदी। यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। अब हम जानेंगे कि गंगा नदी को गंगा नाम से कहाँ जाना जाता है? तो देवप्रयाग में। अब देखना उसके बाद गंगा नदी पहुँचती है कन्नौज। कन्नौज में एक उत्तराखंड से नदी आती है, उत्तराखंड की नदी है जिसे हम जानते हैं राम गंगा के नाम से। राम गंगा नदी जो है उत्तराखंड की नदी है, कन्नौज में आकर के गंगा से मिल जाती है। कन्नौज, कन्नौज। और गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उसके बाद यही नदी आगे बढ़ती है और आ करके इलाहाबाद पहुंचती है। यानी कि प्रयागराज के नाम से हम जिसे जानते हैं। प्रयागराज में गंगा नदी यमुनोत्री हिमानी से निकल करके आती है और गंगा नदी में मिल जाती है जिसे हम संगम के नाम से जानते हैं। संगम, संगम के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा अगला और क्वेश्चन क्या बनता है कि यहाँ पर तीन नदियाँ यमुना की भी सहायक हैं। एक है चंबल, बेतवा और केन नदी। चंबल, बेतवा और केन नदी। अब हम देखेंगे चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। एक ऐसी कौन सी नदी है जिसमें घड़ियाल पाए जाते हैं? तो वो चंबल नदी है। अब चंबल नदी को देखना कि ये कहाँ से निकलती है? तो इंदौर से निकलती है। चंबल नदी इंदौर से निकलती है। अब विंध्य के पर्वत से निकलती है, विंध्या के पर्वत से निकलती है बेतवा नदी। और केन नदी निकलती है कैमूर की पहाड़ी से। कैमूर की पहाड़ी से कौन नदी निकलती है? केन नदी। चंबल, बेतवा, केन जो नदियां हैं वो निकलती हैं एमपी से। तीनों नदियां एमपी यानी मध्य प्रदेश से निकलती हैं, यमुना नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन यही से बनेगा कि क्या चंबल, बेतवा, केन गंगा की सहायक नदी हैं? तो जी बिल्कुल हैं, क्योंकि अगर ये यमुना की सहायक नदी हो सकती हैं तो गंगा की सहायक नदी भी हो सकती हैं। अब देखते जाना, कैमूर की जो पहाड़ी है उससे केन नदी निकलती है, बेतवा निकलती है विंध्य के पर्वत से मध्य प्रदेश से। तीनों नदियां मध्य प्रदेश से आकर के गंगा यमुना में मिलती है। और गंगा की अगर सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा जाए तो यमुना नदी है, जिसको हम कालिंदी के नाम से भी जानते हैं। यमुना नदी, यमुना जो है इसे हम कालिंदी के नाम से जानते हैं, कालिंदी नदी के। अब अगला पॉइंट इसी से बनेगा कि संगम कहाँ पर है? तो इलाहाबाद में पड़ता है गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम। सरस्वती नदी पुराणों में है जबकि विलुप्त हो चुकी है। अब देखना कि हम संगम तो पहुंच चुके इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद गंगा नदी फिर आगे बढ़ेगी। अब यहाँ से यमुना नदी मिल चुकी, इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे के लिए। आगे जैसे ही बढ़ेंगे उसके बाद पड़ेगा गाजीपुर। गाजीपुर, गाजीपुर में आती है गोमती नदी। अब गोमती नदी का भी उद्गम स्थल पूछा जाए तो फुलहर झील पड़ती है। फुलहर झील, फुलहर झील से
गोमती निकलती है। अब गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो फुलहर झील है। एक ऐसी नदी है जो कि मैदानी भाग से निकलती है, तो कौन सी नदी है? गोमती नदी। गोमती नदी है जो वो कहाँ से निकलती है? फुलहर झील। फुलहर झील कहाँ पड़ती है? पीलीभीत में। पीलीभीत की एक झील है जिससे गोमती नदी निकलती है और आ करके गाजीपुर में मिल जाती है। सबसे पहले बताएं रामगंगा। गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है रामगंगा, जो कि कन्नौज में मिलती है, उत्तराखंड की नदी है। उसके बाद गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम प्रयागराज कहलाता। उसके बाद गाजीपुर नदी पहुंचती है। अब देखना थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी नदी। अब देखो नेपाल से आने वाली नदियां, नेपाल से आने वाली नदियां कौन कौन सी हैं जो कि गंगा में आकर के मिल जाती हैं। अब गाजीपुर में जो गोमती नदी है, गोमती नदी है, ये निकलती है फुलहर झील से। फुलहर झील से। ये फुलहर झील कहाँ पड़ती है? पीलीभीत में। पीलीभीत। एक मैदानी भाग से निकलने वाली मात्र एक नदी कौन सी है? गोमती नदी। अब उसके बाद गाजीपुर के बाद हम पहुंचेंगे छपरा। छपरा पहुंचेंगे जो बिहार में। मैंने यही बताया था आप लोगों से, गंगा नदी दो देशों से बहती है। पहला देश है भारत, दूसरा है बांग्लादेश। उत्तराखंड से निकलने वाली नदी गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। अब ये छपरा पड़ता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि नेपाल से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। नेपाल देश से, नेपाल से निकलती हैं काली, कर्णाली, काली, कर्णाली, गंडक और कोसी नदी। ये नदियां निकलती है नेपाल से। अब काली और कर्णाली दो नदियां मिल जाती हैं, मिल करके बनाती हैं घाघरा नदी, जो कि आकर के छपरा में मिलती है। इसे हम जानते हैं घाघरा। काली नदी को शारदा नदी के नाम से जानते हैं। शारदा नदी, शारदा नदी के नाम से हम काली नदी को जानते हैं। कर्णाली नदी को हम जानते हैं घाघरा नाम से। इन्हीं दोनों की संयुक्त धारा है, छपरा में आकर के मिलती है घाघरा नदी। उसके बाद और आगे गंगा नदी बहती है और बहते बहते कहाँ पहुँचती है? देखना कि आगे छपरा के बाद पड़ता है पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। और एक नदी निकलती है, वो पटना में आकर के मिल जाती है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से नदी निकलने वाली। अभी तक की नदियां जो बाईं ओर से मिल रही थी, ये सोन नदी जाकर के दाहिनी ओर से मिलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली नदी सोन नदी है। उसके बाद हम गंडक पहुंचेंगे। गंडक जो नदी है ये नेपाल से आती है और ये गंगा नदी में मिलती है सोनपुर में। सोनपुर, सोनपुर बिहार का इलाका है। उसके बाद और जैसे ही आगे पहुंचेंगे तो कोसी नदी आती है, ये मिलती है कुर्सेला में। कुर्सेला एक पड़ता है, कुर्सेला में मिलती है कोसी नदी। बिहार का शोक नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल से तो आती है, लेकिन इतना बिहार में तबाही क्यों मचाती है? इसका एक रीजन है कि ये मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। कभी ये इधर को बहती है, कभी इस तरफ से बहती है, कभी इधर के आकर के। तो सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है, जिसे हम बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। अब देखना, इसके बाद गंगा नदी का थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी, जैसे ही पहुंचेगी फरक्का बैराज, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और यहां से अब देखते जाना कि कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो कि आकर के गंगा नदी में मिलती हैं। अब बिहार का शोक नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो कोसी नदी जानी जाती है। अब उसके बाद हम पहुंचेंगे फरक्का बैराज के पास। इसको हम जानते हैं फरक्का, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज में आती है एक नदी जिसे हम महानंदा नाम से जानते हैं। महानंदा नाम से इधर से निकलती है दार्जिलिंग की पहाड़ी से।
दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है, पहाड़ी से महानंदा नदी। महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ी से और आकर के फरक्का बैराज में गंगा नदी से मिल जाती है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? तो राम गंगा है, जो उत्तराखंड से निकलती है, कन्नौज में आकर के मिल जाती है। अगर अंतिम नदी पूछी जाए तो महानंदा नदी अंतिम नदी है, जो फरक्का बैराज के पास आकर के गंगा से मिल जाती है। फरक्का बैराज कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। अब देखना, यही से क्वेश्चन और बनेगा। हम पहले बताए थे क्वेश्चन कि गंगा नदी दो नदियों का संगम है, भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है, अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों के संगम से कौन सी नदी बनी? गंगा नदी, देवप्रयाग में आकर के। अब यही काम इधर होगा, फरक्का बैराज से दो नदियों का संगम टूटेगा, आगे आकर के दो नदियों का संगम टूटेगा। एक जो बांग्लादेश में चली जाती है उसे हम पद्मा नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? पद्मा नाम से। और दूसरी जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में आती है उसे हम हुगली नाम से जानते हैं, हुगली नदी। अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हुगली नदी के जो पश्चिम बंगाल शहर है वो किस नदी के तट पर है? तो हुगली नदी। अब हुगली नदी में एक छोटी सी नदी और आकर के मिल जाती है जिसे हम दामोदर नदी कहते हैं, दामोदर नदी। अब दामोदर नदी पूछा जाएगा किस पहाड़ी से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली दामोदर नदी है, जिसे हम बंगाल के शोक नाम से जानते हैं। बंगाल का शोक नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो दामोदर नदी जानी जाती है। और पद्मा नदी कहाँ चली जाती है? बंगाल के बाद पश्चिम बंगाल में चली जाती है। पश्चिम बंगाल के बाद ये पद्मा धीरे धीरे बांग्लादेश में चली जाती है, जिसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को गंगा नाम उत्तराखंड के देवप्रयाग में जानते हैं। फरक्का बैराज से दो शाखाएं हो जाती हैं, एक हुगली हो जाती है और एक पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तो जमुना नाम से जानी जाती, और वहीं की एक नदी है जिसे हम मेघना नाम से जानते हैं। तीनों की संयुक्त धारा को हम मेघना नाम से जानते हैं। और पश्चिम बंगाल में जा करके सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल से लेकर के बांग्लादेश तक फैला हुआ है। जो भी पॉइंट नोट करने वाले हैं आप लोग नोट करते रहिए, क्योंकि पेपर में 100% यही से क्वेश्चन बनना निश्चित है। जब तक कुछ मेहनत करोगे नहीं तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। बिना मेहनत के आज तक कोई सफल नहीं हुआ है। इसलिए बेहतर पढ़ाई करो। माता पिता आपके अगर पढ़ा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो उस पैसे का उपयोग करो, क्योंकि अपने पसीने की मेहनत से इस तरह भीग जाओ कि जो गर्म हवा भी सर्द लगने लगे। संसार जरूरत के नियम के अनुसार चलता है। जिस सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है, उसी सूरज का सर्दियों में इंतजार भी होता है।